Hello, good morning student. Today we are going to discuss the important topic photosynthesis. photosynthesis की बात करें डियर स्टूडेंट तो बोर्डो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर हमको इसको स्टेप वाइज अगर हम इसका डिस्कशन करें क्लियर है तो बहुत ही सिंपल जो है चैप्टर है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत हमको इस चैप्टर की नहीं है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या है डियर स्टूडेंट? बेसिकली हम बात करें कि जो हम जिस फॉर्म में भी फूड मटेरियल ले रहे हैं, हम जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है वो हरे पौधों में होता है। हरे पौधों में एक विशेष प्रकार का अंग, एक विशेष प्रकार का ऑर्गन उपस्थित होता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। और प्लास्टिड का जो क्लोरोप्लास्ट पार्ट है, हरित लवक भाग है, हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और बेसिकली बात करें तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है और क्या इसमें मैकेनिज्म होता है। ओके, हाँ, प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों द्वारा ग्रीन प्लांट्स द्वारा परफॉर्म की जाने वाली मैकेनिज्म है। हरे पादपों में बात करें जैसे एल्गी यानी कि शैवाल, बात करें अगर अपन हायर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, क्लियर, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आउटरीजन प्लस अपन बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजे एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया इनके द्वारा होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, मोस्टली इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है स्टूडेंट्स? हम इसको क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं इसका, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, थोड़ा बहुत याद। तो इन प्लांट्स के द्वारा और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इन सभी में जो है क्लोरोप्लास्ट या इसके रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। क्लियर? और इन सभी में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, पर्णहरित उपस्थित होता है, प्लस इसके साथ इसके जो है एसेसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सहायक वर्णन उपस्थित होते हैं। क्लियर? आप देखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है पौधों में? हरित लवक में, ठीक है, हरित लवक का लीफ में उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट मेनली। क्लियर? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता, अगर अपन देखें इसकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन होती 6CO2 प्लस 12H2O gives then पर्णहरित क्लोरोफिल प्लस
सनलाइट सूर्य का प्रकाश गिव्स देन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्लियर? तो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच synthesis of carbonic organic matter in the presence of chlorophyll and sunlight using raw material CO2 and H2। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O के द्वारा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट एक थोड़ा और पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन था? तो आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल कहते हैं, पृथ्वी पर प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव थे। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या होता है देखिएगा। डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की एनाबॉलिक अभिक्रिया है। एक प्रकार की एनाबॉलिक अभिक्रिया है। एनाबॉलिक मतलब होता है सिंथेसिस, एन मतलब होता है निर्माण, मतलब होता है संश्लेषण। यहाँ कार्बनिक पदार्थों का क्या हो रहा? संश्लेषण। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिक अभिक्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर सुनना कि सनलाइट का उपयोग हो रहा है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एंडरगोनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एंडरगोनिक अभिक्रिया कहते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। अंतर जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसे कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में ये जो मुक्त ऑक्सीजन है, ये मुक्त ऑक्सीजन जल से आती है। मुक्त ऑक्सीजन किससे आती है? जल से आती है। ठीक है, यहाँ पर जल का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसे मुक्त ऑक्सीजन निकलती है। इस बात को याद रखना, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात आगे आप स्टडी करेंगे हिल ने। ठीक है, हिल ने बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर है? और CO2 का देखिएगा स्टूडेंट, CO2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CO2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, CO2 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, CO2 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्लियर? यानी कि CO2 हाइड्रोजन के द्वारा जो है अपचयित होकर किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर? आगे बात समझ? तो ये इस प्रकार से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है या हरित लवण में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगर प्रकाश संश्लेषण की हम बात करें कि इसमें वैज्ञानिकों का क्या योगदान है या किस प्रकार से यहाँ पर इस अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, तो हम सीधा अभिक्रिया को लिखते हैं वापस। इसी के द्वारा 6CO2 plus 12H2 gives them chlorophyll, पर्णहरित। क्लियर?
सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्लियर, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, क्लियर। आप देखिएगा अगर हम बात करें CO2 के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 की आवश्यकता होती है, तो ये एक साइंटिस्ट था सेनेवियर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। H2O इसके बारे में सेसर ने बताया था, ठीक है। सनलाइट के बारे में जेन इंजेनहाउस ने बताया। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, ये भी जेन इंजेनहाउस ने बताया था। और CO2 रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसका स्टडी जोसेफ प्रिस्टले ने बताया, क्लियर। मतलब सभी जो है उपयोग आने वाले कच्चे पदार्थ या जो है सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार से यूज होता है, इसके बारे में जो है इन सभी वैज्ञानिकों ने बताया। क्लोरोफिल के बारे में ड्यूट्रोविच ने भी बताया था, क्लियर। तो CO2 के बारे में सेनेवियर ने बताया, H2 के बारे में सेसर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसने बताया, जेन इंजेनहाउस ने बताया था। किसने बताया, जेन इंजेनहाउस ने बताया था, क्लियर है। इन्होंने ही कहा था कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में और O2 रिलीज होती है या वातावरण को जो है पौधे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसके बारे में जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट मैं बता दूं आप लोगों को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को लिया, इस जलती हुई मोमबत्ती को पोर्ट में रखा और इसको इन्होंने जार से ढक दिया, इन्होंने जार से ढक दिया, क्लियर। इन्होंने जार से क्या कर दिया, इसको ढक दिया। तो देखा कि थोड़े समय बाद ये मोमबत्ती एक्सटिंग्विश हो गई, थोड़े समय के बाद मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई थी, क्लियर। इसी प्रकार से और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक बंद जार से एक माउस को, चूहे को इन्होंने ढक दिया, थोड़े समय पश्चात चूहा क्या हो गया, डेड हो गया, क्लियर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी जार के नीचे चूहे और जलती हुई मोमबत्ती को रखा, साथ में इन्होंने क्या किया, मिंट प्लांट को रखा। किसको रखा, मिंट प्लांट को रखा। माउस प्लस जलती हुई मोमबत्ती के साथ इन्होंने मिंट प्लांट को रखा। तो ये दोनों सर्वाइव कर गए, यानी कि मोमबत्ती जलती रही और माउस जो है मरा नहीं, जीवित रह गया। तो इन्होंने कहा पौधे जो है वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पौधे वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन पौधे और मोमबत्ती दोनों को आवश्यक होती है, प्लस ये CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि पौधे जो है वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्लियर। आ रही बात समझ में। आप देखिएगा कुछ और साइंटिस्टों का अगर अपन इसमें योगदान की बात करें तो डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें वान नील की बात करें, इन्होंने बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया, या इसकी सहायता से इन्होंने बताया कि पौधे में ऑक्सीजन का निष्कासन कहां से होता है, H2O से होता है। कैसे होता है, H2O से। कैसे देखिएगा, इन्होंने क्या किया, जैसे बैक्टीरिया के अंदर बात करें, जैसे क्या होता है CO2
plus H2S gives them CH2O का whole NS। जब इन्होंने H2S का उपयोग किया तो अभिक्रिया में S यानी सल्फर रिलीज हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इसकी सहायता से बताया कि अगर H2 का उपयोग करें तो ऑक्सीजन मिलती, यानी कि जो है H2 से ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर है? और ये जो H2 होता है वो हाइड्रोजन दाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन दाता होता है। ये हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस करता है और CO2 किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। आगे बात समझ में? H2S से जो हाइड्रोजन या H2 से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन CO2 को अपचयित करता है, रिड्यूस करता है और ये CO2 किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? और जो हिल था जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, हिल अभिक्रिया। क्लियर है? ठीक है? हिल ने जो बताया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है? आगे बात समझ में? जिससे H2O से यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है? और प्लस लाइट रिएक्शन को समझाया था। ठीक है? जिसको अपन क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरी की हमने, खोज की जो बात की है। आगे बात समझ में? इतना ही समझना, ज्यादा समझने की इसमें ज्यादा साइंटिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने सफिशिएंट है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण हम बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की साइट, फोटोसिंथेसिस का स्थल पादपों में क्या है? तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। डियर स्टूडेंट, हरित लवक की आप लोग साइटोलॉजी कोशिका वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़ चुके, फिर भी एक नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। हरित लवक को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, राइबोसोम 70S उपस्थित होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दोहरी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। मैंने आपको डियर स्टूडेंट इसके बारे में एक और बात बताई थी कि प्लांट जो वाले लेक्चर में डिफ्यूजन फैसिलिटेट में इसकी जो है क्लोरोप्लास्ट की प्लास्टिड की झिल्ली में क्या होता है? पोरिन प्रोटीन होता है जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है, पोरिन प्रोटीन। डियर स्टूडेंट देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड झिल्ली से बने हुए स्टॉक्स होते हैं जिन्हें ग्रेनम और ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम एक वचन है, ग्रेना बहुवचन है। लेकिन ये जो स्टॉक्स है, एक के ऊपर जो अपन बात करें, सिक्के की बात करें, एक के ऊपर एक सिक्का रख दे, हमारे पास एक सिक्का है, इसके ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से अगर ये सिक्के रख दिए जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो ग्रेनम और ग्रेना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थाइलेकोइड झिल्ली से बने हुए होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और ये थाइलेकोइड झिल्ली जो है ये प्रोटीन से बनी संरचना से होती है, जिन्हें लेमिली कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? लेमिली कहते हैं। ये लेमिली आपस में इस प्रकार से इन स्ट्रक्चर को क्या करती हैं? जोड़े हुए रखती हैं। प्लस इसमें स्ट्रोमा उपस्थित होता है, इसका तरल पदार्थ में अधात्री स्ट्रोमा होता है, प्लस इसमें जो है क्या होता है? डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है, प्लस और भी कई सारे स्टार्च होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं। आगे बात तो ये इसमें डीएनए उपस्थित है, खुद का डीएनए, इसका 70S राइबोसोम, इसलिए जो है इनके कारण इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ठीक है? ये जो झिल्ली है इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? थाइलेकोइड झिल्ली कहते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है? ये क्या है? ग्रेना है। ग्रेना मैंने अभी बताया था, ग्रेना बहुवचन वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, और इसी के लिए बात करें तो ग्रेनम एक
ग्रेना होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये लेमिली जो स्ट्रोमा में है, ये जो पूरा तरल पदार्थ है जिस प्रकार से हमने बनाया, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, आधात्री कहते हैं। इस स्ट्रोमा में जो ये प्रोटीन से बनी हुई लड़ियां हैं, इन्हें लेमिली कहते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोमल लेमिली लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमल लेमिली। आगे बात समझ में स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको ग्रेनुल लेमिली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मली अगर बात करें जो कई बार आप पढ़ चुके हैं, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में, क्लोरोप्लास्ट बताया था कि दोहरी झिल्ली बाह्य और आंतरिक, जिसमें फ्लोरीन प्रोटीन होता है। ठीक है, आंतरिक और तरल पदार्थ का स्ट्रोमा है, ठीक बात है। और स्ट्रोमा लेमिली जो प्रोटीन से बनी लड़ी जो स्ट्रोमा में उपस्थित है, डीएनए है, राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर है। आगे बस अब देखिएगा, अब हम डियर स्टूडेंट आगे बात करने वाले कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभी हमने अभिक्रिया यहाँ पढ़ी है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी कौन सी, CO2 प्लस 12H2 gives then C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये अभिक्रिया कंप्लीट दो फेज में होगी। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो ये अभिक्रिया हो रही है इसको अपन दो फेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो पार्ट में कंप्लीट हो रही है। नंबर एक लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ डार्क रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, ये जो लाइट रिएक्शन है, ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, ग्रेना में होगी। कहाँ होगी, ग्रेना में भी कहाँ पर होगी, ये थाइलेकोइड के झिल्ली में ये अभिक्रिया पूर्ण होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी, स्ट्रोमा लेमिला में, लेमिले में इसके एंजाइम उपस्थित हैं, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। आगे बात समझ, तो ये प्रकाशिक जो है अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण का स्थल हो गया, क्या हो गया, ये ग्रेना है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, वर्ड लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम, ठीक है, क्वांटोसोम। पार्क और पान वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। सुनना जरा, वर्ड लिखा है मैंने क्वांटोसोम। तो क्या है क्वांटोसोम, तो ये बात कर रहे हैं अपन कि थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर वर्णक पिगमेंट समूह उपस्थित होता है, या ये कह दूं कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला समूह होता है। एक बार पुनः सुनिएगा इस पॉइंट को, मैंने यहाँ एक टर्म लिखा है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर, थाइलेकोइड की झिल्ली पर स्थित वर्णक पिगमेंट का एक समूह है जो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस समूह को, वर्णक के समूह को क्वांटोसोम कहते हैं। आगे बात समझ में क्या, इस क्वांटोसोम में, इस क्वांटोसोम में इस क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल पर्णहरित के वर्णक, जिसमें से 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनॉइड प्लस क्विनोन प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड के और मॉलिक्यूल प्लस हार्मोन, ये सभी मॉलिक्यूल मिलकर एक जो संरचना बनाते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। तीसरी बार एक बार समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटोसोम थाइलेकोइड की झिल्ली पर उपस्थित वर्णक जो प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्या कहलाता है, क्वांटोसोम। यानी ये कह सकते हैं क्वांटोसोम एक क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, यूनिट है, जो प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है, जो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। या ये कह लो कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सूर्य की जो है ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक क्वांटोसोम में क्या क्या होते हैं, 230 पर्णहरित क्लोरोफिल के अणु, ठीक है, जिसमें से 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनॉइड लगभग 48 मॉलिक्यूल, क्विनोन लगभग 46, 117 के करीबन फॉस्फेट अणु प्लस हार्मोन, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, क्वांटोसोम का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये बात होगी क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस के साइड की, स्थल की बात होगी और क्वांटोसोम की। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस के लिए हम जानते हैं मेनली क्या चाहिए, वर्णक प्लस लाइट। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए अगर अपन बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम मेनली दो पार्ट की बात करें। नंबर एक बात करें इसके लिए पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वर्णकों की आवश्यकता होती है, और दूसरा बात करें लाइट की, क्लियर है। वर्णक वे अणु हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। किस रूप में, किस में करेंगे, आगे बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेनली 3 प्रकार के वर्णक की आवश्यकता होती है। नंबर 1 क्लोरोफिल, पर्णहरित। नंबर 2 कैरोटीनॉइड। नंबर 3 फाइब्रोबिलिन्स। सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों के लिए 3 प्रकार के वर्णक की आवश्यकता होती है, ठीक है। पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइब्रोबिलिन्स। डियर स्टूडेंट, हरे पादपों में पर्णहरित मुख्य वर्णक होता है, मेन पिगमेंट होता है। पर्णहरित सामान्यतः डियर स्टूडेंट वाटर में इनसॉल्युबल, अघुलनशील होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल अणु होता है, सॉल्युबल घुलनशील मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पर्णहरित जो है सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और 7 मुख्य पर्णहरित होते हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई प्लस बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। डियर स्टूडेंट, 7 प्रकार के ये वर्णक होते हैं, पर्णहरित वर्णक। आगे बात समझ में, क्लोरोफिल ए इसमें मुख्य वर्णक होता है हरे पादपों में, इसमें हरे पादपों में, ठीक है। उसके अलावा बी, सी, डी ये जो है अलग अलग एल्गी में उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं, एल्गी में उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में, कौन सी एल्गी की बात करें, तो अपन बात करें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ ये वर्णक उपस्थित होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडी, ठीक है, और क्लोरोफिल बी ये वर्णक जो है कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में उपस्थित, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। आगे बात समझ में, मुख्य जो है कौन है, क्लोरोफिल ए होता है। आगे बात समझ में, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अगर अपन बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लोरोफिल ए C55 H72 O5 N4 Mg इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, C55 H70 O6 N4
ये क्लोरोफिल बी का है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका C55 H72O5 N4 Mg क्लोरोफिल ए, C55 H17, ठीक है, ये डिफरेंस है। O5 की जगह O6 N4 Mg, ये क्लोरोफिल बी का, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल मॉलिक्यूल कौन सा होता है, मुख्य जो है अणु कौन सा होता है, जो सेंटर पार्ट हो कौन सा, या जो जहां से विक्रिया आरंभ होती है वो कौन सा रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, जिसका आगे अपन और स्टडी करेंगे। क्लियर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम क्लोरोफिल पर्णहरित की थोड़ी सी संरचना के बारे में बात करें तो पर्णहरित की संरचना में हमको दो भाग देखने को मिलता है, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। दो पार्ट देखने को मिलता है संरचना में अपने को, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। डियर स्टूडेंट, हेड पार्ट जो है इसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं, जिसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं, अतः क्या है, टेट्रापायरोल। टेट्रापायरोल के नाम से भी अपन इसको कह सकते हैं। टेल में फाइटो टेल स्थित होती है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये हेड में जो है, हेड क्या कहलाता है, पोरफायरिन रिंग कहलाता है, जिसमें 4 पायरोल रिंग होती है, और टेट्रापायरोल यानी कि 4 पायरोल से इसको क्या कहते हैं, टेट्रापायरोल वाले भी कहते हैं, जबकि टेल पार्ट इसका क्या कहलाता है, फाइटोल टेल कहलाता है, ठीक है। अब इसके हल्के से मैं अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना के अगर बात करूं आपके सामने, तो क्लोरोफिल का जो है सेंटर एटम डियर स्टूडेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। सेंटर एटम कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये सेंटर एटम 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर। और नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर जो है 4 पायरोल बले उपस्थित होते हैं, 4 पायरोल बले यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है बात करें अपन तो पायरोल में यहाँ पर जैसे क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होता है CH3, ठीक है। आगे बात समझिए, CH3 इस प्रकार से यहाँ पर CH3 ये नॉर्मली जो है बात करें स्ट्रक्चर, प्लस ये यहाँ पर टेल पार्ट, ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट में मैग्नीशियम सेंटर एटम होता है, 4 नाइट्रोजन के जो है क्या होते हैं एटम होते हैं, 4 इसमें पायरोल बले होते हैं। क्लियर है। आगे बात पायरोल बले जो होता है, आगे बात या पोरफायरिन की जो है थर्ड जो है अपन बात करें कार्बन में, ए और बी में डिफरेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में बी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन के थर्ड जो कार्बन पर है, पायरोल के कार्बन पर है, यहाँ पर कौन सा समूह होगा, CH3। क्लियर है। जबकि क्लोरोफिल बी में यहाँ पर क्या होगा, CHO एल्डिहाइड समूह होगा। याद आ रहा आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैंने क्लोरोफिल का हेड पार्ट बनाया है नॉर्मली, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या होता है उसको थोड़ा सा अपन याद रख सकते हैं। आगे बात में स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्लोरोफिल की याद रखने की जरूरत नहीं है। हेड पार्ट, टेल पार्ट इतना है। टेल को क्या कहते हैं, फाइटोल टेल कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। इसमें 4 जो है पायरोल बले होता है, जो कुल मिलाकर अपन इसको क्या कहते हैं, टेट्रापायरोल कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि बी और ए और बी की स्ट्रक्चर क्या होती है, बिल्कुल सेम है, तो अंतर कहां पर है, फिर अंतर कहां, तो मैं कहूंगा कि क्लोरोफिल ए में यहाँ पर ये जो है यहाँ पर तीसरे नंबर कार्बन पर क्या होगा, ये स्टूडेंट तीसरे नंबर पर होगा CH3, जबकि बी में यहाँ पर क्या होगा, CHO समूह होगा पोरफायरल वलय में, ठीक है, पोरफायरल वलय में। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे हमारे पास आता है दूसरा पिगमेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैरोटीनॉइड, ठीक है। आगे बात समझ में, कैरोटीनॉइड की बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये कैरोटीनॉइड सहायक
वर्णक, एक्सेसरी जो है वर्णक कहलाता है। आगे बस ये क्या कहलाता है? सहायक वर्णक कहलाता है। सहायक कैसे कि जो प्रकाश पर्णहरित के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता, क्लियर है? जो प्रकाश की रेंज, जो लाइट की रेंज, ठीक है, जो प्रकाश का तरंग दिए हरित कवक द्वारा अवशोषित नहीं होता है, उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? कैरोटीनॉइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? कैरोटीनॉइड के द्वारा होता है। आगे बात समझ में? चलो, तो कैरोटीनॉइड भी यहाँ पर 2 प्रकार का। नंबर 1 कैरोटीन एंड यहाँ पर ज़ैंथोफिल, ठीक है। आगे बात समझ में? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन में मुख्य कौन सा होता है? इतना याद रखना, बीटा कैरोटीन जो है मुख्य यूज होता है, जिसका फॉर्मूला जो बात करें C40H56, ठीक है। और ज़ैंथोफिल जो है इसमें मुख्य कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? ल्यूटीन होता है। इसका जरा बात रखना और याद रखना, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें ज़ैंथोफिल का C40H56O2, बस इतना सा जो है डिफरेंस होता है। कैरोटीनॉइड वापस बता देता हूँ, सहायक एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सेसरी पिगमेंट है, वर्णक है। 2 प्रकार का होता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन में मुख्य बीटा कैरोटीन यूज होता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ज़ैंथोफिल में कौन होता है? ल्यूटीन होता है, ठीक है, जिनका फॉर्मूला ये है। आगे बात समझ में? तो ये बात होगी कैरोटीन की, कैरोटीन में। अब तीसरा बात देखिएगा स्टूडेंट, तीसरा और लास्ट पिगमेंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वो है फाइकोबिलेंस, ठीक है। फाइकोबिलेंस डियर स्टूडेंट मेनली जो है 2 प्रकार का होता है। फाइकोबिलेंस 2 प्रकार का होता है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। ये जो फाइकोबिलेंस जो पिगमेंट है डियर स्टूडेंट, ये मेनली एल्गी में फोटोसिंथेसिस के लिए, सेवाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, हायर प्लांट्स में उपयोगी नहीं है। 2 प्रकार का फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, जो क्या होता है? ब्लू, ठीक है। और बात करें अगर अपन लोग तो रेड, ठीक है, ये रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का जो है होता है। ये पिगमेंट जो है रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बात समझ में? तो ये बात होगी अपने पास प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से वर्णक जो है उपयोगी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें किसी प्रकार की, मैंने पहले आपको बताया था 9636885787 मेरे नंबर पे आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डीपीपी आपके पास आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो उससे आप मेरे से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बात समझ में? कल हम कल के लेक्चर में इससे आगे करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो जब समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो उसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करने में भी अपने हाथ को पीछे ना कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।